Hello and welcome to the science classes. Today we discuss the chapter number 5, periodic table of class 10th. तो वो चैप्टर की शुरुआत में बोलते हैं कि हम लोगों ने क्लास 9th में ये पढ़ा था कि हम लोग के आसपास जितना भी मैटर है, ठीक है, जितना भी मैटर है, या तो वो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं या फिर मिक्सचर्स हैं। और एलिमेंट्स वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं विच कंटेन द एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप, यानी कि जैसे आप ले लो नाइट्रोजन, इट्स अ एलिमेंट, इसमें दो एटम्स हैं और दोनों कौन से हैं, एक ही टाइप के, यानी कि नाइट्रोजन के। ठीक, सो डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नाउन टिल डेट? तो आप लोग जानते हो आज तक कितने एलिमेंट्स नाउन हैं? दैट इज 118 अकॉर्डिंग टू योर बुक। ओके, और ये सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो ये 118 में से जो 94 है ना, वो नेचुरली अकरिंग है, यानी कि बाकी इनके क्या होंगे, इनसे आगे उनको डिराइव किया गया होगा या फिर मैन मेड होंगे, ठीक है। लेकिन 94 वो टोटली नेचुरली अकरिंग है। और डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे जैसे डिस्कवर होते गए, साइंटिस्ट को उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती गई, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जैसे जैसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती गई, तो उनको जो जितने भी एलिमेंट्स नाउन थे, जितनी उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया, तो उनको ना और इन सब एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। ओके, दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने ना एक ऐसा पैटर्न के बारे में देखना शुरू किया, ऐसे ना एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को देखना शुरू किया कि किसी पैटर्न में है क्या हम लोग इनको किसी पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि हम लोग इनकी स्टडी कर सके बड़ी इजीली। ठीक, नहीं तो जैसे अभी आप लोग देखो कि जो हम लोग अपना हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना तो बहुत ज़रूरी है। हम लोग इवन के अपना सामान, जो ब्रश होंगे वो एक जगह पर होंगे, उनके साथ कोलगेट होगी, ठीक है, जो सोप होंगे वो अलग होंगे। आप एक दुकान पर ही चले जाओ तो वहाँ पर आपको साबुन अलग से दिखेगा और बाकी का सामान अलग से दिखेगा, है ना, वॉशिंग पाउडर अलग से दिखेगा और बाकी का सामान अलग से दिखेगा। इवन उन्होंने साबुन में भी जो बाथिंग सोप और वॉशिंग सोप वो भी अलग अलग लगाए हुए होंगे, ठीक है ना। तो हर चीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि उनको बड़ी इजीली डील किया जा सके, ठीक है। तो अब इनको किस तरह से वो तो हम लोग को पता चल गया है ना कि दिस इज द बाथिंग सोप, तो इसको एक साइड रख दो, दिस इज द वॉशिंग सोप, इसको अलग साइड पर रख दो। लेकिन अब एलिमेंट्स को किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करोगे, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। ओके, ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रॉपर्टीज को जानो, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज देखो, कुछ उनमें पैटर्न ढूंढो और फिर उसको ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट हुआ था, सबसे पहला, ठीक है, बहुत समय पहले सबसे पहला अटेम्प्ट जो हुआ था, उन्होंने एलिमेंट्स को एज अ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उन्होंने ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। सिर्फ दो ग्रुप बनाए, वन इज द मेटल एंड अदर वन इज द नॉन मेटल, ठीक। एंड उसके बाद उन्होंने जो क्लासिफिकेशन की अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उन्होंने एलिमेंट्स को और उनकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना शुरू किया, ठीक है। उन्होंने बाद में और ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स को ढूंढा और उनकी प्रॉपर्टीज भी बढ़ती गई। जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी बढ़ती जाएंगी, ठीक है। और उन्होंने ना बाद में इनको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली रखना शुरू किया और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना शुरू किया था, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इन द 1817 सबसे पहले थे जोन, ठीक है, एक जर्मन के केमिस्ट थे जिन्होंने के ट्राई किया अरेंज करने के लिए एलिमेंट्स को इनटू द ग्रुप्स विद दी सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी कि जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है उनको एक ही ग्रुप में रख दिया जाए। तो उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, दे आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। उन्होंने ना
कुछ ग्रुप्स ऐसे आइडेंटिफाई किए जिन्होंने 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं और उनकी ऑलमोस्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है, ठीक है। और उन्होंने इसको बोला ट्राइड्स, बिकॉज एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स आ रहे थे। तो उन्होंने बोला व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्राइड वर रिटन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो सबसे पहले उन्होंने इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर पर रखा, यानी कि पहले वाले का एटॉमिक मास कम होगा, जैसे जैसे आप आगे लगाते जाओगे उनका एटॉमिक मास इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और ये एक ग्रुप में 3 है, तो उन्होंने क्या देखा कि जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है ना वो रफली दूसरे दोनों की एवरेज के इक्वल आ रहा है। यानी कि जैसे कि ये देखो, उन्होंने नाइट्रोजन को रखा, फॉस्फोरस को रखा और आर्सेनिक को रखा। फिर उन्होंने ग्रुप ए में ये इन तीनों को रखा, इसका और इसका लिया एवरेज, ठीक है, वो ये आ गया। तो इस तरह से उन्होंने रखा कि 3 एलिमेंट्स उन्होंने एक ग्रुप में रखे और जो मिडल वाला एलिमेंट था वो दूसरे दोनों की एटॉमिक मास की एवरेज थी, ठीक है। So you will find in group B and C, उनकी ट्राइड में से आप लोग देखोगे could identify only 3 ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स। तो उन्होंने बोला कि वो सिर्फ 3 ही ग्रुप बना पाए, विच इज़ द ड्रॉबैक। सिर्फ हम लोग के पास ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 9 एलिमेंट्स हैं और उनका हम लोग अरेंज कर देंगे, नहीं, वो सिर्फ 3 ट्राइड बना पाए, ठीक है। सो द अटेम्प्ट ऑफ द डबर्नियर इनकरेज द अदर केमिस्ट, तो उन्होंने एक छोटा सा अटेम्प्ट किया, लेकिन इनसे आगे क्या हुआ कि बाकी जो केमिस्ट थे उन वो ना इनकरेज हुए कि हाँ हम लोगों को भी कुछ इस तरह से इनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। लेकिन इन सबकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी सबकी कि उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, नॉट एटॉमिक नंबर, ठीक है। लेकिन अब जो हम लोगों के पास प्रेजेंटली है वो एटॉमिक नंबर पर है, लेकिन उनसे पहले जिन्होंने भी गलती की थी मोज़ले से पहले वो यही थी कि उन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उनको रखा था, ना कि एटॉमिक नंबर के, ठीक। तो 1866 में जॉन न्यूलैंड्स आए, वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने भी कुछ इसी तरह से करने की कोशिश की कि उन्होंने ना एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में लगाने की कोशिश की इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, सेम कि एटॉमिक मास इंक्रीज करते जाएं। सो ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मास विच इज़ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को उन्होंने सबसे पहले रखा बिकॉज उसका एटॉमिक मास सबसे कम था, और थोरियम को सबसे लास्ट पर रखा विच इज़ द 56th एलिमेंट, ठीक है। ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। तो उन्होंने क्या देखा कि जब वो उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि जो 8th वाला एलिमेंट आ रहा है ना, 8th वाले एलिमेंट की फिर से पहले वाले के साथ प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, मैच हो रही हैं, दे आर सिमिलर, ठीक। सो ही कंपेयर दिस विद द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक। तो उन्होंने इनको कंपेयर किसके साथ किया, जो सुर होते हैं म्यूजिक में, ठीक है। सो देयरफॉर ही कॉल्ड इट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसलिए उसने इनको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला, एंड दिस इज नोन एज द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्योंकि ये किनके द्वारा दिया गया था, जॉन न्यूलैंड्स के द्वारा, ठीक। तो जो प्रॉपर्टीज थी लिथियम सोडियम की वो उनको एक जैसी मिली, तो उन्होंने उनको इकट्ठे कर दिया, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये देखो न्यूलैंड्स ऑक्टेव। तो उन्होंने पहले हाइड्रोजन को रखा, देखो इन्होंने ना नाम भी वैसे थे, इन्होंने ऑक्टेव जैसे म्यूजिक में थे वैसे रखे ना, सो दे सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने रखा और ये 7 हो गए, और 8वां जो एलिमेंट था वो फिर से वापस चला जाता था सा में, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, 8th वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम थी विद द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो ये उन्होंने बना दिया, लेकिन उनके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल था अप टू दी कैल्शियम। कैल्शियम के बाद ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो जो 8th वाला एलिमेंट था वो फर्स्ट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज दे नहीं रहा था, ठीक है। और न्यूलैंड्स ने सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स के लिए बनाया था जो कि एग्जिस्ट कर रहे थे उस समय तक नेचर में। उसके बाद बहुत सारे डिस्कवर किए गए एलिमेंट्स, लेकिन उनके लिए जगह ही नहीं थी उसके टेबल में न्यूलैंड के, ठीक है।
और न्यूलैंड ने क्या किया कि उसने एलिमेंट्स को ना इस तरह से एडजस्ट किया कि उसने एटॉमिक मासेस भी थोड़े से स्लाइटली इंक्रीज, थोड़े से ऐसे रख दिए कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा पॉइंट से अगर एटॉमिक मास में डिफरेंस आ रहा है तो हम लोग रख देंगे। जैसे कि कोबाल्ट और निकल ले लो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अगर 28.9 है और 28.7 है तो उन्होंने 28.9 वाला पहले रख दिया और 28.7 वाला बाद में रख दिया कि ये थोड़ा सा डिफरेंस चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसके भी मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो आप बोलोगे रिजेक्ट कर दिया तो पढ़ाया क्यों जा रहा है बेटा, इट्स अ सिलेबस, ओके, एंड दीज थियोरीज आर अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ मोज़ले का पीरियोडिक टेबल पढ़ के नहीं चलेगा। तो जब इनका भी रिजेक्ट कर दिया गया ऑक्टेव रूल, ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स न्यूलैंड का, लेकिन इसके बाद ना और बहुत सारे साइंटिस्ट आए, दे गेट द करेज कि हाँ हम लोग और ज़्यादा सर्च करेंगे और ज़्यादा हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। बट वही बात कि सब ने इसके एटॉमिक मास को लेकर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने की कोशिश की, ठीक है। सो इसके बाद आते हैं मेंडलीफ। मेंडलीफ इज अ रशियन केमिस्ट थे, तो ये रशिया से थे, यानी कि एशिया से। So he was the most important contributor to the early development of a periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, the atomic mass, and also the similarity of chemical property. तो उन्होंने बोला कि मेंडलीफ की बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने बहुत अर्ली टाइम में डेवलपमेंट करी थी पीरियोडिक टेबल की, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स को ना सॉर्ट आउट कर दिया था पीरियोडिक टेबल में अपने, और उन्होंने भी बेसिक्स क्या लिए, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास और द केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सब लोग एटॉमिक मास के साथ ही चल रहे थे, इसीलिए इनके मॉडल को अपनाया नहीं गया। थोड़ी देर बाद उनमें हम लोगों को वो देखने को मिली, क्या, ड्रॉबैक्स, ठीक है। सो व्हेन द मेंडलीफ स्टेटेड हिज वर्क 63 एलिमेंट्स वर अराउंड, तो उस समय तक 63 एलिमेंट्स दे वर टोटली नाउन और उनकी प्रॉपर्टीज भी नाउन थी। तो उसके बाद उन्होंने इनके एटॉमिक मासेस में एक रिलेशनशिप को एग्जामिन किया, ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशनशिप देखे उन्होंने। सो अमंग द केमिकल प्रॉपर्टी मेंडलीफ कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मेंडलीफ ने सबसे ज्यादा अपनी कंसंट्रेशन किस पर बनाई, कंसंट्रेट किस पर किया, जो कंपाउंड बन रहे थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वैसे बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट मान लिया, जो कि कंपाउंड्स बना सकते हैं विद मोस्ट एलिमेंट्स, ऑलमोस्ट सबके हम लोग को ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स मिल जाते हैं। तो उन्होंने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूलाज को भी दे फॉर्म बाय एन एलिमेंट वो ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी। तो जिस तरह से वो किसी एलिमेंट्स के साथ जाकर हाइड्रोजन जाकर हाइड्राइड का फॉर्मूला बना रहा है, ऑक्सीजन जाकर ऑक्साइड का फॉर्मूला बना रहा है, उसको भी एक बेसिस माना उन्होंने, उनको उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। सो ही देन टुक 63 कार्ड्स। तो तब तक 63 एलिमेंट्स थे, उन्होंने 63 कार्ड लिए, उन पर उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से लिखा 1 by 1। तो अब उन्होंने सॉर्टेड करना शुरू कर दिया इनको, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले थे उनको साथ में रखना शुरू कर दिया, ठीक है, और उनको एक एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते चले गए। सो इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट देयर occurs a periodic recurrence of elements with a similar physical and chemical properties। तो उन्होंने ये भी देखा कि कुछ समय के बाद एक रेकरेंस देखने को मिल रही है उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक। सो ऑन द बेसिस मेंडलीफ फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ विच स्टेटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मास का, ठीक। तो उन्होंने मेंडलीफ ने क्या किया, मेंडलीफ ने वर्टिकल कॉलम्स ली, उनको बोल दिया ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज ली, उनको क्या बोल दिया, उनको बोल दिया उन्होंने पीरियड्स।
और ये था वो पूरा टेबल जो कि मेंडलीफ ने बनाया था, ठीक है। और उन्होंने ना कुछ गैप्स छोड़ दिए थे, सबसे बड़ी बात उन्होंने कुछ गैप्स छोड़ दिए थे, और उन्होंने इन गैप्स को ये नहीं माना कि ये ड्रॉबैक है या कुछ भी ऐसा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बोला कि ये ना वो वाले स्पेसेस बचे हुए हैं कि इन फ्यूचर आप लोग और ज़्यादा अगर एलिमेंट्स को डिस्कवर करोगे तो आप लोग अरेंज कर सकते हो इनमें, और ऐसा हुआ भी, ठीक है। आप बहुत सारे एलिमेंट्स बाद में ढूंढे गए, जैसे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ये बाद में फाउंड किए गए, और इनके लिए वहाँ पर जगह थी, ठीक है ना। यानी कि ये बिल्कुल फिट बैठ रहे थे उनके पीरियोडिक टेबल में जो मेंडलीफ ने फॉर्मुलेट किया था, विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर एलिमेंट्स। दूसरे एलिमेंट्स की पोजीशंस को चेंज नहीं करना पड़ रहा था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनकी। सो फर्दर इट वाज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेडिक्शन दैट लेड केमिस्ट नॉट ओनली टू एक्सेप्ट हिज, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उनके ना इस टेबल को काफ़ी ज़्यादा वाइडर रेंज पर एक्सेप्टेंस मिल चुकी थी, बिकॉज जो नए एलिमेंट्स आ रहे थे उनको भी आप लोग अरेंज कर पा रहे थे, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही थी ना कि आप लोग उतने एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, और जो बाद में ढूंढे जा रहे थे वो पूरे के पूरे आपके टेबल को डिस्टर्ब कर देते थे। लेकिन मेंडलीफ के केस में ऐसा था नहीं, ठीक है। तो जो इनर्ट गैसेस थी ना, जैसे नियोन, आर्गन, वो काफ़ी टाइम बाद मिली, बिकॉज दीज gases were discovered later because they are very inert and present in extremely low concentration in the atmosphere, ठीक है। वो काफ़ी देर बाद मिली, बहुत कम कंसनट्रेशन में हमारे एटमॉस्फेयर में ये मिलती हैं। सो वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वाज दैट कि इन गैसेस को ढूंढा तो बाद में गया, लेकिन वो उसके एग्जिस्टिंग ऑर्डर में चली गई विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल दैट ऑफ अल्कली मेटल। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अल्कली मेटल्स की तरह है ना, दोनों के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, ठीक। लाइक अल्कली मेटल, हाइड्रोजन कंबाइन विद हैलोजेंस, ऑक्सीजन, सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड हैविंग सिमिलर फॉर्मूले। तो उन्होंने बोला कि जो हाइड्रोजन है वो भी अल्कली मेटल्स की तरह हैलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या सल्फर के साथ आप वो कंपाउंड बनाती है और आप उनको वहाँ पर ले सकते हो, है ना, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये उन्होंने हाइड्रोजन के कंपाउंड्स दिखाए हैं और ये अल्कली मेटल सोडियम के, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड, जस्ट लाइक हैलोजन, हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे हम लोग को क्लोरीन मिलता है ना, ये सब मिलते हैं, तो जैसे ब्रोमीन मिलता है, इसी तरह से हाइड्रोजन भी हम लोग को डायटोमिक फॉर्म में मिलता है, यानी कि H2, दो एटम्स मिलकर के एक एलिमेंट बना रहे हैं। एंड इट कंबाइंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। और ये भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ जाकर क्या बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड। लेकिन अल्कली मेटल्स क्या बनाती हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो सर्टेनली नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो अब मेंडलीफ की सबसे पहली लिमिटेशन क्या आई कि हाइड्रोजन को कौन से पोजीशन में रखा जाए, ये फाइंड आउट करना मुश्किल हो चुका था, क्योंकि वो हैलोजेंस के साथ भी जा रहा था। अब उसको हम लोग सेपरेट रखें या अल्कली मेटल्स के साथ रखें, क्योंकि हाइड्रोजन तो बना रहे कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन अल्कली मेटल्स बना रही है आयोनिक कंपाउंड। तो ये सबसे पहली लिमिटेशन थी मेंडलीफ की, ठीक है। ये हो क्यों रहा था, क्योंकि जो आइसोटॉप्स थे ना, वो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है ना, ये सब लोग जानते हो। आइसोटॉप्स होते क्या हैं, जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो लेकिन एटॉमिक मास अलग हो, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ अटोमिक नंबर जिनका सेम होता है, ठीक है, सीधा सीधी बात। अटोमिक नंबर सेम होता है लेकिन अटोमिक मासेस अलग होते हैं, वो होते हैं आइसोटॉप्स। और हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हम लोग को बहुत समय बाद जाकर ढूंढे गए थे वो, ठीक है। तो उसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को बेचारी को अपना घर ही नहीं मिला, पता ही नहीं चला कि उसको रखें कहाँ पर। सो दिस द आइसोटॉप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स पोज्ड अ चैलेंज। तो जितने भी एलिमेंट्स थे उनके आइसोटॉप्स ने एक चैलेंज दे दिया मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ को। और उसके बाद प्रॉब्लम क्या आई, अनदर प्रॉब्लम वाज दैट द एटॉमिक मासेस do not increase in a regular manner in going from one element to the next। वो एक ही मैनर में नहीं चल रहे, जैसे अब है ना 1 2, वो है एटॉमिक नंबर, यहाँ पर एटॉमिक मास की बात हो रही है, इस तरह से नहीं चल रहे,
वो बड़े हैप्पीजार्ड वे में चल रहे हैं, ठीक है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बट नॉट इन अ रेगुलर मैनर. सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रोडिक्ट हाउ मैनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन द टू एलिमेंट्स. तो इससे आप लोग बता नहीं सकते कि दो एलिमेंट्स आप लोगों ने जो ऑलरेडी अरेंज किए हुए हैं उनके बीच में और कितने सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है. स्पेशली इन द केस ऑफ हैवियर मेटल्स एलिमेंट्स, हैवियर एलिमेंट्स के केस में तो आप बिल्कुल ही नहीं बता सकते, ठीक है. और इसके बाद अब आते हैं हमारी कहानी के हीरो द हेनरी मोजली. उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया वो अभी तक चल रहा है, ठीक है. नाउ अब इनको भी आगे कोई ज़ीरो कर जाए तो वो हम लोग बोल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि और ज़्यादा हम लोगों को एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को आगे और ज़्यादा स्टडी करते जाएंगे साइंटिस्ट. तो हो सकता है एक दिन ये हेनरी मोजले वाला जो अभी चल रहा है पीरियोडिक टेबल वो भी गलत हो, बोला नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक इसी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं और यही सबसे सही है. पीछे जितने पढ़े वो सारे गलत हो चुके हैं अब तक, ओके. इन द 1913 हेनरी मोजले शोड दैट द एटॉमिक नंबर, तो ये पहला बंदा है जिसने के एटॉमिक नंबर को लिया, ना कि एटॉमिक मास को, ठीक है. इसीलिए अभी तक इसका नाम है, अभी तक इसका दिया हुआ पीरियोडिक टेबल चल रहा है. ये भी अगर एटॉमिक मास को लेता तो नहीं चलता शायद, ठीक. So Henry Moseley showed that the atomic number of an element is a more fundamental property than the atomic mass. तो इसने ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी, एटॉमिक नंबर को, as compared to atomic mass. So accordingly Mendeleev's periodic law was modified and atomic number was adopted as the basis of modern periodic table, and modern periodic law can be stated as follows. उसको उन्होंने मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को उठाया और उनको एटॉमिक नंबर उसके बेसिस को लिया, ठीक है. मतलब कि उसको एटॉमिक मास की जगह पर एटॉमिक नंबर के साथ अरेंज करना शुरू किया. और अब का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट ऑफ द एटॉमिक मासेस, ठीक है. इट्स एटॉमिक नंबर. Let us recall that the atomic number gives us the number of protons in the nucleus of an atom, and this number increases by 1 in going from one element to the next. तो atomic number क्या होता है, जितने protons present हैं आपके न्यूक्लियस में, ठीक है. और जैसे जैसे आप लोग एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाओगे तो आपको ये जो एटॉमिक नंबर है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगे, ठीक है. So when arranged in order of increasing number, lead is the classification known as the modern periodic table. तो वही है, the prediction of properties of elements could be made with more, यानी कि और ज़्यादा अच्छे से आप लोग उनको कब बता सकते हो, जब आप लोग उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज करोगे, ठीक है. और इस तरह से नज़र आता है आप लोगों का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है. ये है जो अब हम लोग अच्छे से इसको स्टडी करते हैं, ठीक. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन्होंने 18 वर्टिकल कॉलम ली जिसको बोला गया ग्रुप, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज ली जिसको बोला गया पीरियड, ठीक है. सो यू विल फाइंड दैट ऑल द एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर जितने भी आप लोगों को एक कॉलम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, यानी कि एक ग्रुप में जितने एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे वो कौन से होंगे, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होंगे. सिमिलरली यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो वही बात के सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको ग्रुप में. तो उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है फ्लोरीन, क्लोरीन की, ठीक है. ये ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं और इनमें कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, 7, ठीक है. तो इस तरह से, और जैसे ही आप लोग एक ग्रुप्स में, तो आपने देख लिया है ना, ग्रुप में क्या है, बिल्कुल आपको सेम, एक ग्रुप में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. और जैसे ही आप लोग पीरियड को चेंज करोगे, ठीक है, 7 पीरियड है, पीरियड को चेंज करोगे, वैसे ही आपका एक
जो शेल है वेलेंस शेल वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ऊपर से जब नीचे आओगे तो वो क्या होगा, डाउनवर्ड ट्रेंड में वो इंक्रीज होते जाएंगे। देन so you will find that these elements of second period do not have the same number of valence electron but they contain the same number of shells। वही बात के पीरियड में आप लोगों को नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं मिलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ जो शेल्स हैं वो सेम मिलेंगी। सो यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज बाय 1। तो अभी आप लोग पता कैसे करोगे कि एक पीरियड में कितने सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, ये आप लोग पता करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला 2n²। और n यहाँ पर क्या होगा, वो जो आपके पास वहाँ पर शेल चल रहा होगा, वैलेंस शेल, ठीक है। जैसे फर्स्ट पीरियड में था K, तो उसमें 2 एलिमेंट्स आ गए विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सेकंड में L, तो n की जगह आप लोग 2 पुट करोगे तो वो आ गए 8। इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7 पीरियड्स में कौन कौन कितने एलिमेंट्स आएंगे, 8, 18, 18, 32, 32 विद रिस्पेक्ट टू देयर पीरियड्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली वो उतने ही आ जाएंगे। देन वैलेंसी क्या होती है, so as you know the valency of an element is determined by the number of a valence electron present in the outermost shell of its atom। यानी कि एटम की आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे दैट इज द वैलेंसी ऑफ अ एलिमेंट, ठीक। उसके बाद एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज इज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम, यानी कि जितना ज़्यादा रेडियस एटम का बड़ा होगा उसका एटॉमिक साइज उतना बड़ा होगा, जितना छोटा होगा उसका एटॉमिक साइज उतना छोटा होगा, ठीक है। सो इसमें एक ना ट्रेंड फॉलो होता है, जैसे कि आप लोग एक ये देखो, द एटॉमिक साइज में बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन, तो उसको बोला कि रेडियस को आप लोग कैसे लोगे, न्यूक्लियस से डिस्टेंस लोगे वैलेंस शेल तक, ठीक है। एंड इट हैज़ अ ट्रेंड। अब देखो, यू विल सी दैट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट चलोगे आप लोग एक पीरियड में तो उसका एटॉमिक साइज कम होता जाएगा, यानी कि उसका रेडियस कम होता जाएगा। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज सेम शेल में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर न्यूक्लियस की प्रोटॉन्स की जो फोर्स है वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है कि वो उसको और ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं और अपने साइज़ को छोटा करता जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन वैसे आप लोग एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाओगे तो वो क्या होगा, उनके एक शेल इंक्रीज हो जाएगा और शेल इंक्रीज होने की वजह से उसका रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देन द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। So as we can see, the metals like sodium, magnesium are towards the left hand। तो metals and non metals को भी आप लोगों ने देखा, वो लेफ्ट हैंड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं दे आर दी मेटल्स, और राइट पर जितने भी पड़े हुए हैं दे आर द नॉन मेटल्स। और इन दोनों के बीच में इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कौन कर रहे हैं, सेमी मेटल, सेमी कंडक्टर्स, ठीक है, मेटलॉइड्स जिनको बोल देते हैं, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं, वो इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज acting on the valence shell electron increases across a period, the tendency of loss electron will decrease। तो उन्होंने क्या बोला कि जो मेटल्स होती हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप लोग एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाओगे तब उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज एक शेल पूरे का पूरा ऐड हो जाएगा और उसकी वजह से उसका एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, तो वो काफ़ी दूर पड़ा होगा, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो कम हो जाएगी, यानी कि वो फोर्स जिससे प्रोटॉन्स ने अट्रैक्ट करके रखा हुआ इलेक्ट्रॉन्स को वो कम हो जाएगी, तो वो इजीली दे सकते हैं। तो ये हम लोग को एक ट्रेंड देखने को मिलता है, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में। और जो नॉन मेटल्स है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हम लोगों को ना हेल्प करते हैं कि ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि ऑक्साइड्स किस तरह से बना रही हैं, ये कंपाउंड कैसे बना रही हैं। और हम लोग यहाँ से जर्नलाइज क्या कर लेते हैं कि जो मेटल्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर एंड द नॉन मेटल्स आर द
एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और बस इसी के साथ आपका चैप्टर होता है ख़त्म।